छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार झेल चुकी कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। सूबे में हारे हुए मन के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर लोकसभा जिताने का जिम्मा प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को दिया गया है। सचिन पायलट चुनावी नैया पार लगाने की कवायद में भी जुट गए। यही वजह है कि पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर है। इस दौरान सचिन पायलट ने 2 दिनों तक बैठकें की। पहले दिन कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक की, जबकि दूसरे दिन चुनाव समिति की बैठक की। दोनों दिन चली बैठकों में लोकसभा चुनाव को लेकर ही चर्चा हुई, जिसमें प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करने का प्लान बनाया गया है। मेरा काम यह है सबको साथ रखकर एक यूनाइटेड कांग्रेस की तरह हम चुनाव लड़ें और जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उनको आगे रखें। और अगर हम बूथ पर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, पूरी पार्टी ताकत से चुनाव लड़ेगी तो परिणाम अच्छे आएंगे। हम अगर विधानसभा चुनाव हार भी गए हों, लेकिन लोकसभा में हम लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे कि हम मजबूत राय लड़ेंगे और बेहतर परिणाम लोकसभा चुनाव में हम लोग लेकर आएंगे। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी भी लोकसभा की तैयारी में लगी हुई है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद जोश में है। बीजेपी इसी जोश के साथ लोकसभा चुनाव में फतेह करने की कवायद में जुट गई। हालांकि भाजपा के पास पहले से ही 9 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन मकसद सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का है। विधानसभा में मोदी जी की गारंटी चली है और लोकसभा में मोदी जी की गारंटी दौड़ेगी। पिछली बार जो सीटें हमको मिली है, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड सीटें इस बार मोदी जी के चुनाव में मिलेंगे। और साथ ही छत्तीसगढ़ में अभी तक हम लोग 10 सीट तक जीत पाए हैं। इस बार पूरा वातावरण प्रदेश में है कि 11 के 11 सीट जीतेंगे और मोदी जी को यहाँ से 11 सांसद देंगे। लोकसभा चुनाव होने में 100 दिन बचे हैं। ऐसे में मिशन 24 फतह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जुट गई है। बीजेपी का जोश विधानसभा चुनाव में मिली जीत से हाई है, वहीं कांग्रेस हार से उबरकर लोकसभा फतह करने की कवायद में लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हारी बाजी को लोकसभा में जीत के रूप में बदल पाती है या नहीं। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ पायलट का प्लान में आपका स्वागत है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर गुहार पॉइंट्स पर। क्या कांग्रेस में जोश की उड़ान भर पाएंगे पायलट? क्या बैठक में बन गया कांग्रेस का प्लान 11? बीजेपी की रणनीति को पायलट दे पाएंगे चुनौती? विधानसभा के जोश से कर पाएगी बीजेपी क्लीन स्वीप? तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद अब तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर है, तकरीबन 100 दिनों का वक्त बाकी है और यही कारण है कि चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस, दोनों अपने अपने तरह से तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, अलग अलग बैठकें की, समीक्षा की, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हार से उबरने के तमाम सारे मंत्र कार्यकर्ताओं नेताओं को दिया और कहा कि हम एक बड़ी चुनौती बनकर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में हम आएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, यानी कि अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में 11 लोकसभा सीटों में 9 सीटें जीती थी, 2 कांग्रेस के पास में थी। इस बार वो 11 में से 11 जीतने का दावा कर रही है। आज बात करेंगे इसी प्लान को लेकर कि सचिन पायलट जिस तरह का प्लान लेकर आए, क्या वाकई जो हार की निराशा है उससे उबरकर एक बेहतर विकल्प के तौर पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में दिखेगी? चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करो उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर हम इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे।
तो हमारे साथ 3 मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़। स्वागत है अजय जी आपका। हमारे साथ में प्रवीण साहू जी, प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भाजपा, आपका स्वागत करता हूं। और लखन चौधरी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखन जी आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे सबसे पहले अजय गंगवानी जी आपके पास में आता हूं। एक बार फिर कांग्रेस ने कमर कसी है और आपके नए प्रभारी सचिन पायलट, जिस तरह से 2 दिन तक लगातार चिंतन मंथन बैठकों का दौर चला, क्या कुछ मंत्र, क्या कुछ टिप्स दिए हैं पायलट साहब ने? गंगवानी जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि सचिन पायलट जी काफी वरिष्ठ युवा नेता हैं। 26 की उम्र में सबके देश के सबसे युवा सांसद, जो केंद्रीय मंत्री रहे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहे, आज राजस्थान में मुख्यमंत्री की भूमिका में रहे, तो उनकी नियुक्ति से छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता हैं, छत्तीसगढ़ के युवा है, उसमें एक नया उत्साह, नई ऊर्जा का संचार हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कभी हार न मानने वाली पार्टी है। आने वाले 11 लोकसभा सीटों के लिए एक पूरी ब्लूप्रिंट, एक पूरा रोड मैप, एक पूरी कार्य योजना लेकर चल रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो बयानबाजी आ रही है, उससे घमंड अहंकार दिख रहा है कि 11 सीटें जीतने के दावा कर रहे हैं। लेकिन आपके लोकप्रिय ने स्पष्ट कर दो, जिस प्रकार से 28 विपक्षी दल पूरी एकजुटता से देश की एकता, अखंडता को लेकर सीटों के बंटवारे के बाद जो पुराने आंकड़े सक्सेना जी, पिछले बार का जो एनडीए गठबंधन है, उनके बाद जो वोटों का प्रतिशत है वो है 37%, और जो इंडिया गठबंधन के 28 विपक्षी दल है, उनका वोटों का परसेंटेज 63%। अगर पूरा इंडिया गठबंधन पूरी एकजुटता से लड़ाई लड़ेगा तो आने 2024 के चुनाव में देश की जनता केंद्र के मोदी सरकार। लेकिन अजय जी, अभी क्लियर नहीं है ना कि किस तरह से शेयरिंग होगी या फिर किस तरह से, अभी तो पूरी तरीके से आकार भी नहीं ले पाए। आप कह रहे हैं कि हम उसके दम पर एक बेहतर परफॉर्मेंस वहां पर कर पाएंगे। यह है कि जो लड़ाई है वो केंद्र की मोदी सरकार की तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या का प्रयास, कानूनी और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, जो जिस प्रकार से आप देश में हालात है, अघोषित तानाशाही है, अघोषित आपातकाल है। दूसरा देखिए, मोदी गारंटी की बात करें सक्सेना जी, क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या 15 लाख आ गए? क्या 100 दिन में महंगाई कम हो गई? क्या आपने बुलेट ट्रेन चला दी? क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी? तो केंद्र की मोदी सरकार एक जो झूठे वादे करके सरकार बनाने में सफल रही, आज 45 वर्ष का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है। देखिए, आज अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब मोदी सरकार 2014 में बनी, देश में ऋण था सक्सेना जी 55 लाख करोड़ का। आज 4 गुना बढ़ा के जो इंडियन मॉनेटरी फंड है, उनकी रिपोर्ट आई है कि 205 लाख करोड़ का लोन। चलिए, प्रत्येक व्यक्ति देश के जो है 1,40,000 का ऋण। चलिए, मैं प्रवीण साहू जी सुन रहे हैं आपको। प्रवीण साहू, प्रवीण जी सुन रहे हैं आपको। चलिए अजय जी, अजय जी आता हूं, सेकंड राउंड में आपके पास में आऊंगा। प्रवीण साहू से मैं जिसे जवाब ले लेता हूं। प्रवीण साहू साहब वो कह रहे हैं कि पायलट आए हैं और बेहतर एक उड़ान जो कांग्रेस है उनके साथ है वो भरने के लिए तैयार है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि युवा है, जोश है, और यही युवा जोश जो उत्साह है कांग्रेस को फिर एक बार मैदान में लेके आएगा। और तमाम सारे जो आरोप लगा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। बोल रहा हूँ, फोन क्यों नहीं लगा रहा हूँ भाई जी। और आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस की पूरे देश के युवाओं को सभी को शुभकामनाएं, बधाई। आपके समस्त पैनल्स को भी नमस्कार। देखिए, आदरणीय पायलट जी जो है इनके नए प्रभारी बने हैं। मैं बस केवल एक वाक्य में कह रहूंगा कि चेहरा भले बदला है, चरित्र वही है। जिस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, वो तो स्वयं अंतर कला के प्रतीक है, पर्याय है। जो सचिन पायलट अपने राज्य में अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे और उनके अंतरकला के चलते राजस्थान हारे हैं, यहां भी अंतरकला के चलते अपनी सरकार हारे हैं। तो ये दोनों जो व्यक्ति, दोनों जो राज्य जो हारे हैं, निश्चित रूप से अपने अंतरकला के चेहरे चलते हारे हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि कबीर जी का दोहा कर मैं कोट करूं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो चाहे सचिन पायलट हो जाए या कोई भी प्रभारी आ जाए, चेहरा तो इनका बदल नहीं रहा है, लेकिन चरित्र एकमात्र है कि इनके अंतरकला
जब सत्ता आई थी तो देखिए किस प्रकार लड़ रहे थे सत्ता के लिए, सत्ता आने के बाद जनहित के बाद तो कुछ भी नहीं के। आदरणीय गंगवानी जी कुछ आंकड़े गिना रहे थे, मैं आपको आंकड़े गिनाता हूं कि मोदी जी के आने के बाद इस देश की गति क्या हुई है। जो अर्थव्यवस्था में देश पहले 11वें स्थान पर था वो अब बढ़कर 5वें स्थान पर आ चुका है। जो देश की अर्थव्यवस्था पहले केवल $2 ट्रिलियन की थी, $2 ट्रिलियन वर्तमान में दुगुनी होकर $4 ट्रिलियन हो चुकी है। तो ये तो भारत की विकास की गाथा है जो आप नहीं देख पाओगे। तो निश्चित रूप से हमारे कांग्रेसी मित्र बौखलाए हुए हैं। जिसके पास 71 सीटें थी वो 75 पार का नारा देने वाली, 75 पार का दम भरने वाली 35 तक पार नहीं कर पाए। तो चाहे पायलट जी आ जाए या कोई भी आ जाए, इनकी नाव डूबने वाली है। जिस प्रकार शैलजा जी इनके प्रभारी थी पूर्व में, उनके पहले वो हरियाणा के प्रभारी थी, हरियाणा को क्या हाल हुआ जनता जानती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ को जो इन्होंने हारा है, जनता जानती है कि प्रभारी कोई भी बदल जाए हाल एक ही होगा, क्योंकि जनहित की बात तो किए ही नहीं। जिस प्रकार 71 सीटें थी, इनके पास अवसर था जनहित के काम करने का, लेकिन उस सत्ता को इन्होंने दुरुपयोग किया अपने भ्रष्टाचार के लिए, घोटाले के लिए। जनहित में काम करते तो जनता को दोबारा अवसर देती। फिर मैं आता हूं, घोटाले किए। साहू साहब मैं आता हूं। लखन चौधरी साहब राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। एक बार फिर स्वागत करता हूं। शायद बेहतर कम्युनिकेशन उस समय नहीं था। लखन चौधरी साहब, अब चूंकि जो लोकसभा का चुनाव है, बिल्कुल ये सही है कि एक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जीत हासिल वहाँ की, आत्मविश्वास से लवरेज है, कॉन्फिडेंस है। एक नए प्रभारी कांग्रेस को मिले सचिन पायलट, लगातार बैठ के चली। सर किस रूप में आप देखें मुकाबला, क्या वाकई दिलचस्प होने वाला है ये 2024 का मुकाबला, या फिर जो तमाम सारी चीजें रही हैं पहले भी कांग्रेस की तरफ से रही हैं, जो जिस तरह से गंगवानी साहब भी तमाम सारी चीजें आरोप लगा रहे थे, चेहरे को लेकर बहुत हुई, लेकिन वहां पर छत्तीसगढ़ में मोदी का चेहरा प्रूफ हो गया और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में है। किस रूप में देखें सर इस लोकसभा की तैयारियों को, इस लड़ाई को? जी बिल्कुल राजेश जी, देखिए मुकाबला दिलचस्प होना चाहिए। लोकतंत्र में तभी मतलब है जब तक मुकाबला जो है दिलचस्प ना हो, तब तक जो है उस लोकतंत्र का कोई मायना नहीं रख जाता। तो अभी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है और उसके बाद जिस तरह से भाजपा जो है आत्मविश्वास से भरी हुई है, लवरेज है, जैसा कि आपने कहा और सब लोग ये मान रहे हैं, और मोदी की गारंटी जिस तरह से सर चढ़कर बोल रही है। अभी जो राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा सब मिलकर जिस तरह से जो है इस आयोजन को लेकर घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, तो इन सब चीजों के आधार पर आकलन तो यही कहता है कि भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में दिखती है और कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत हैं। देखिए कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत इसलिए है क्योंकि कांग्रेस एक तो ऐसे परिस्थिति में और ऐसे माहौल में जो है विधानसभा चुनाव हार गई, जबकि लगभग ये तय माना जा रहा था कि कांग्रेस रिपीट कर रही है। तो ऐसे परिस्थिति में जब कांग्रेस जो है हार जाती है और सरकार नहीं बन पाती कांग्रेस की, तो फिर ऐसे परिस्थिति में जो है कांग्रेस के लिए चुनौतियां तो बढ़ ही जाती हैं। और ऊपर से राम मंदिर का देखिए माहौल, देखिए कि घर घर जाकर भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस किस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों का कनेक्शन किस तरह से जुड़ रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों में सचिन पायलट जी क्या कर पाएंगे ये देखना बहुत दिलचस्प है और कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सचिन पायलट की जो स्थिति है राजस्थान में बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत जो है सचिन पायलट को लेकर जो है किस तरह से राजस्थान में गहलोत का रवैया रहा है, तो सचिन पायलट कुछ कर पाएंगे इस समय ऐसा जो है कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। और देखिए आप संगठन को जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक जो है आप इस समय कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा जिस तरह से संगठन को लेकर काम करती है, हमेशा करती आ रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को संगठन पर ध्यान अधिक देने की जरूरत है, बजाय किसी नेता के ऊपर, चाहे वो सचिन पायलट हो या चाहे कोई भी हो, अधिक विश्वास करने की बजाय इनको भाजपा से सीखना चाहिए और घर घर जाकर देखिए, डोर टू डोर लोगों को जाकर देखिए, मीडिया में जो बातें बताती है कांग्रेस, जो मुद्दे उठाती है, जो एजेंडा बताती है, वो सारे सही है, वाजिब है अपनी जगह। देश की महंगाई, बेरोजगारी या जो भी कांग्रेस के जो मुद्दे होते हैं वो सही है, लेकिन उसका कनेक्ट जो है पब्लिक से बिल्कुल बेहतर बात लखन चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि उन मुद्दों को एक बेहतर तरीके से उठाकर उनको जमीन पर कहीं ना कहीं ले जाना, और मुझे लगता है कि ये कभी शायद
कांग्रेस में रही, जिस तरह से मैं मध्य प्रदेश में देखता हूं, मैं सीधे एक बार फिर अजय गंगवानी साहब के पास में आता हूं। अजय गंगवानी साहब, बिल्कुल ये सही है कि छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो ये माना जा रहा था कि नहीं, भूपेश बघेल सरकार वापसी करेगी, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हुआ, माइक्रो मैनेजमेंट पे काम हुआ, बूथ लेवल पर काम हुआ, पन्ना प्रमुख से लेकर अर्ध पन्ना प्रमुखों ने काम किया और सीधे दिल्ली से मॉनिटरिंग हुई। कहीं नहीं लगता कि संगठनात्मक स्तर पर अभी कांग्रेस को बहुत काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपके नए प्रभारी आ गए, लेकिन उतना वक्त भी नहीं है। एक चैलेंज, एक चुनौती है गंगवानी साहब अभी लोकसभा चुनाव में फिलहाल कांग्रेस के लिए। देखिए, 2 से 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण। एक चीज मैं स्वीकार करता हूं कि समय हमारे पास कम बचा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी चुनौतियों से घबराती नहीं। आज मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं, सक्सेना जी 2003 में भी हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनाव हारे। एक नई ऊर्जा के साथ, पूरी दमदारी के साथ यूपीए ने मिलकर 2004 में चुनाव लड़ा और देश में सत्ता प्राप्त की और सबसे ज्यादा सीटें दर्ज करके हमने सरकार बनाने में सफल रहे। तो ये महत्वपूर्ण है कि जब चुनौतियां आती है तो पार्टी ज्यादा मजबूती से, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ लड़ाई लड़ती है। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा, सक्सेना जी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक बूथ स्तर पे हम जो मुद्दे हैं, देखिए वरिष्ठ पत्रकार है लखन चौधरी जी, उनकी इस बात से सहमत हूं कि देखिए कहीं ना कहीं मुद्दे हैं हमारे पास। आज बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती आर्थिक असमानता, केंद्र की मोदी सरकार के झूठे वादे, न केवल छत्तीसगढ़ में रमन सरकार 15 साल में वादा खिलाफी करती रही, 10 साल में बड़े बड़े वादे करके सक्सेना जी मोदी जी सत्ता बनाए, लेकिन देश की जनता जानती है आज के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए अयोध्या के राम मंदिर का राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है, लेकिन आपने तो न्योता, आप कहते हो कि वहां किसी का पट्टा नहीं है, फिर आप न्योता स्वीकार कर देते हैं। बहुत, मैं कंप्लीट कर सकता हूँ कुछ प्रश्न। देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा मैं उठा लेता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है, रामलला जी के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। देश के दो सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु, 4 जो पीठ है हमारे यहाँ, शंकराचार्य जी का बयान सुन लीजिए। 3 बातें मुख्य रूप से कही उन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण, एक अधूरे मंदिर जिसको भी दिसंबर तक और समय लगने वाला है, अधूरे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा किसी प्रकार से भी धर्मशास्त्र के अनुसार उचित नहीं है। पहली बात, अगर किसी मंदिर के शिखर का निर्माण नहीं हुआ, अगर वो शिखर का निर्माण नहीं हुआ है, तो आखिर जल्दी में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जब धर्मगुरु इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो आखिर इनको जल्दी क्या है? ये स्पष्ट दिख रहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए जल्दी में कर रहे हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, 17 अप्रैल को रामनवमी है। रामलला के मंदिर के उद्घाटन का सबसे अच्छा मुहूर्त था 17 अप्रैल 2024, लेकिन क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, इनको राजनीतिक फायदा नहीं होगा, इसलिए अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति, कभी धर्म के नाम पर राजनीति, कभी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति। तो धर्म पे राजनीति करके, लेकिन वो तो कहते हैं अजय जी, वो कहते हैं लड़ाई तो हमने लड़ी है, आप तो उनको काल्पनिक मानते रहे। लड़ाई क्या, मेरे को देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका सक्सेना जी। आज सबसे महत्वपूर्ण है कि निर्णय क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तब जाके मंदिर बन रहा है। आज उन्होंने स्पष्ट से प्रधानमंत्री से कहा, भैया आप एक ट्रस्ट बनाइए जो मंदिर का निर्माण करेगी। आज देखिए, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, हमने शिलान्यास किया 1986 1989 में, लेकिन राम पे राजनीति करने का प्रयास हम नहीं करते। आज इनके केंद्रीय मंत्री, देखिए बहुत अच्छा स्पष्ट कर दूं, अंडरलाइन कर देता हूं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा में स्पष्ट रूप से राम सेतु के अस्तित्व को नकारा। 2003 में सेतु समुद्रम योजना अटल बिहारी सरकार के समय बनी, टी.आर. बालू के जहाजरानी मंत्री थे। इन्हीं के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देके सेतु समुद्रम योजना और अटल सरकार का विरोध किया। जब इनके नेता विरोध करते रहे, इनके केंद्रीय मंत्री उसका जो है राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं। ये दोहरा क्षेत्र देख लीजिए। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है, चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। या भाजपा के प्रवक्ता, उससे महत्वपूर्ण है सनातन धर्म के गुरु शंकराचार्य जी, उसके बयान के बारे में बता दीजिए, क्या उनसे सहमत है? चलिए अजय जी, अब मैं चाहता हूं कि प्रवीण जी जवाब दे दें। देखिए, इनकी बौखलाहट स्वाभाविक है। जिस पार्टी जो लगातार राम की विरोधी है, राम मंदिर में रामलला जी की स्थापना पर ये बौखलाहट स्वाभाविक है। गंगवानी जी, मैंने आपको टोका नहीं, ये कांग्रेस की शिक्षा है जो आप पर अब झलक रही है, जो बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं। जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहती है कि प्रभु श्री राम, माता जानकी जो एक काल्पनिक किरदार है, उनको कैसे स्वीकार होगा कि प्रभु रामलला का मंदिर का निर्माण हो। तो यह इनके तकलीफ है। और रही बात, देखिए अन्य विषय की बात करते, इस प्रकार आज हम डिबेट पर आए हैं, जिस मूल मुद्दे पर मैं चर्चा करता हूं कि देखिए, आप तैयारी कर लीजिए कि लोकसभा के हार के बाद
फिर एक नया प्रभारी की आप तलाश कर लीजिए, क्योंकि चाहे सचिन पायलट जी आ जाए या कोई भी आ जाए, आपकी हार तो सुनिश्चित है। आप चेहरे बदलिए, चरित्र आपका एक ही रहेगा, क्योंकि आपके लिए धरातल पर जनहित के लिए कोई काम नहीं किए। मैं तो आपको आश्वासन देता हूं कि आप घर पर ही बैठे रहिए, क्योंकि आपने घर पर बैठकर जनहित के लिए कोई काम नहीं किया। सत्ता आई थी, उसका आपने विरोध किया। और देखिए, राम मंदिर के विषय पर मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। मैं आपको बताता हूं, जिस आपने मुहूर्त की बात की थी, उस दिन 22 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग है, अभिजात मुहूर्त है। ये आपको स्वीकार कहां से होगा? लगभग 4000 साधु संत इस रामलला के प्रतिष्ठान में आएंगे, तो ये आपको स्वीकार नहीं हो रहा है कि किस प्रकार हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था। जब से हमारी पार्टी का निर्माण हुआ था, हमने संकल्प लेकर कहा था कि कुछ भी हो जाए, प्रभु श्री रामलला के मंदिर का निर्माण करवा कर रहेंगे। आज जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आपके पेट में तकलीफ हो रही है। आपके बयान से प्रतीत होता है कि आप राम विरोधी है। जिस प्रकार पूरा विश्व रूप से खुशी मना रहा है, आपको आमंत्रण दिया जाता है, उस आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। आपसे बड़ा जो है बेशर्म व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी से अलावा कोई नहीं हो सकता। कि लोग चाह रहे हैं कि रामलला के मंदिर के प्रतिष्ठान में उनको अवसर मिले, आपको न्योता दिया जाता है, उस न्योता को आप अस्वीकार कर रहे हैं। सबसे बड़े बड़भागी तो आप हैं, अभागे हैं आप, जिनको न्योता दिया जा रहा है, लेकिन अपनी राजनीतिक ड्यूटी के लिए आप प्रभु श्री राम के समय उपस्थित नहीं होना चाहते। चलिए, मैं कुछ नहीं हो सकती। मैं दोनों मेहमानों से आगे बढ़ के मैं सीधे लखन चौधरी साहब के पास में आता हूं। लखन चौधरी साहब, जिस तरह से बिल्कुल ये सही है कि जिस तरह 22 जनवरी का एक ऐतिहासिक दिन, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसका लाभ भी लेना चाहेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस तरह से न्योता वापस दिया, और मैं ये भी कहूंगा, अजय गंगवानी साहब हमारे साथ में हैं, कि कांग्रेस में भी कई ऐसे धड़े हैं जो इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन मैं सीधा दूसरे सवाल पे आता हूं। लखन चौधरी साहब, जिस तरह से जिक्र अजय गंगवानी जी ने इंडिया अलायंस की बात, जिस तरह से जो बन रहा उसकी बात की है, हालांकि उसका तो अभी कोई आकार प्रकार या उस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि वक्त अब धीरे धीरे और नजदीक आता जा रहा। अगर वाकई आपका गठबंधन बनता, जिसकी बात अजय गंगवानी जी कह रहे हैं कि नहीं वो बन जाएगा, तो उसका बेनिफिट उनको वहां पे मिलेगा। क्या लगता है कि इनसे, इस चीज से, गठबंधन से अगर होता है, तो छत्तीसगढ़ में कोई असर देखने को मिलेगा? वैसे भी भारतीय जनता पार्टी 11 में से 9 पर ऑलरेडी है। बिल्कुल बेटा। और छत्तीसगढ़ में देखिए, गठबंधन का कोई बहुत खासा असर होगा ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दो ही प्रतिद्वंदी हैं। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव में बसपा का सफाया हो चुका है, अजीत जोगी की जो पार्टी है उसका भी सफाया हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में इसका कोई बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा या इससे बहुत बड़ा नुकसान भाजपा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस में क्योंकि सीधा मुकाबला है। और राजेश जी, आपने बहुत सही कहा कि देखिए, ये कांग्रेस के मुद्दे ये सही है कि चारों शंकराचार्य ने जो है इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन बावजूद इसके देखिए, जनता अभी भी मंदिर के साथ है, मंदिर के साथ है, मोदी के साथ है, भाजपा के साथ है। और ये तो सब जानते हैं, आज की बात नहीं है। भाजपा हर चीज को वो छींकती भी है या मुंह भी खोलती है, हर चीज उसका चुनाव से जुड़ा हुआ रहता है। हर कार्यक्रम, हर आयोजन, हर चीज में उसको जो है चुनाव दिखता है। और इसमें भाजपा के लोग इसको स्वीकार भी करते हैं। भाजपा को कोई गुरेज भी नहीं है कि उनका हर तरह का हर काम वोट को लेकर होता है, चुनाव को लेकर होता है, और इसका फायदा उसको लगातार मिल रहा है। तो मंदिर भी उसी से जुड़ा हुआ मसला है। देखिए, मोदी जी ने आज ऑडियो जारी किया है, लोगों से किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं, 11 दिन का अनुष्ठान शुरू कर दिया। तो तमाम जो चीजें हैं, जो रणनीति है भाजपा की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, मोदी की, वो तो लोगों से जुड़ रही है ना, कनेक्ट हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस अपने मुद्दों को, अपने बात को, अपने एजेंडे को लोगों तक जोड़ नहीं पा रही है, लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कांग्रेस के मुद्दे से। तो ऐसे परिस्थिति में चुनौती कांग्रेस के लिए ही ज्यादा है, और भाजपा तो अपना हर कार्यक्रम, हर एजेंडा चुनाव से लेकर कर रही है। बिल्कुल बेहतर बात लखन चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि कनेक्ट और कनेक्ट का ही सवाल है। ठीक है, अगर कांग्रेस कह रही कि हमारे पास तमाम सारे मुद्दे हैं, हमारे पास महंगाई का मुद्दा है, हमारे पास में बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से उनको धरातल पर मुद्दों को आना चाहिए, शायद मुझे लगता है कि उसमें कमी है। और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो बेहतर कम्युनिकेशन के साथ, बेहतर प्लानिंग के साथ और बेहतर प्लान के साथ वो उसको एग्जीक्यूट करती है। और यही कारण कि शायद इस स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित तौर पर अब जब सचिन पायलट आए हैं छत्तीसगढ़ में,
किस तरह का प्लान लेकर आए हैं, वो प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से जो जंग है, जो तैयारियां हैं, वो अब लगातार तेज होती जाएंगी। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो कुल मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में प्लान 11 की तैयारी दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दोनों अपने अपने तरीके से इस इलेक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।